अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं फॉरेक्स पे। फॉरेक्स का एरिया बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं कहता हूँ कंपैरेटिवली आसान भी है, क्योंकि बड़े स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एंड स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशंस है। जब हम फॉरेक्स कहते हैं तो उससे अंडरस्टूड है कि हम फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग पूरी बात कर रहे हैं। फॉरेक्स के साथ हम रिस्क हेजिंग भी पढ़ते हैं, और उसमें सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रेट या एक्सचेंज रेट की रिस्क की हेजिंग नहीं है, बल्कि उसके अंदर इंटरेस्ट रेट रिस्क हेजिंग भी है, शेयर प्राइस रिस्क हेजिंग भी है, बाद का तो कमोडिटी प्राइस का भी पूछ लेता है, विच इज अगेन एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसेस। तो हम अब एरिया जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग। इस पे सबसे पहले मैं इसका कैनवस डिफाइन कर देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, so that you know what is in it, and then हम ब्रीफली एक एक एरिया को टच कर लेंगे। एक आपको बेसिक्स या फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेक्स है, बेसिक्स कह लें ऑफ एक्सचेंज रेट। क्योंकि आपने पहले ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो हम एक्सचेंज रेट की बेसिक्स से आपको लेके चलते हैं। एक्सचेंज रेट क्या है, ठीक है, इस एक्सचेंज रेट में बाइंग और सेलिंग रेट क्या होता है, कोट्स कैसे होते हैं, डायरेक्ट कोट क्या है, इनडायरेक्ट कोट क्या है, सो दैट यू स्टार्ट इंटरप्रेटिंग एंड यू स्टार्ट जो है ना आइडेंटिफाइंग द राइट एक्सचेंज रेट फॉर द राइट पर्पस, है ना। जब आप बाय करने जाते हैं तो जो एक्सचेंज डीलर होता है, एज अ कस्टमर जब आप जाते हैं तो एक्सचेंज डीलर, जब आप कोई करेंसी फॉरेन बाय कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है ना। तो हम बेसिकली जब आप बाय करते हैं तो हम अप्लाई सेलिंग रेट करते हैं, क्योंकि रेट्स आर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द डीलर, राइट। तो बाइंग रेट क्या है, सेलिंग रेट क्या है, ठीक है। कोट्स कैसे होती हैं, हमारे मुल्क में इनडायरेक्ट कोट है क्योंकि हमारी करेंसी वीक है। आप चले जाएं गल्फ कंट्रीज, ओमान, बहरीन वगैरह में, या यूके चले जाएं तो वहाँ डायरेक्ट फॉर्म में कोट हो रहा होता है क्योंकि करेंसी स्ट्रेंथ है। कोट्स क्या होते हैं, ये सारे बेसिक्स बताए गए और उसकी अच्छी खासी क्वेश्चंस के थ्रू, एग्जांपल्स छोटी छोटी के थ्रू प्रैक्टिस कराई गई है कि बाइंग सेलिंग रेट क्या है, डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट क्या है। तो रेट्स को, जब आपके पास रेट्स का एक थद्दा मौजूद हो, एक तो आप कैसे पिक करें कि मुझे अब मेरी ट्रांजैक्शन के लिए व्हाट्स द रेलेवेंट रेट, ये कौन सा कोट है, इसमें बाइंग कौन सा है, सेलिंग कौन सा है, मेरी ट्रांजैक्शन पे कौन सा एप्लीकेबल होगा, ये सारे फंडामेंटल्स बताए गए। उसके बाद इन फंडामेंटल्स के बाद फिर हमने डिस्कशन की है कि जी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है क्या, या जिसे आप एक्सचेंज रेट रिस्क कहते हैं। ये रिस्क क्या है, नेचुरली हमने ये बात की थी कि हर वो चीज जो फ्लक्चुएट करती है, हर वो चीज जो कि जिसके अंदर वॉलेटिलिटी है, वो एक रिस्क जनरेट करती है ऑफ एडवर्स मूवमेंट, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ तो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी मेजर रिस्क है, एप्रिसिएशन तो बहुत कम होती है कि जी ₹200 पर डॉलर था, है ना, और मैंने $1 मिलियन की पेमेंट करनी थी, तो मैं अपने जहन में हिसाब के बना के बैठा हुआ था कि 200 × 100 ये मैं 200 मिलियन PKR मेरे लगेंगे, राइट। और पता चला इस वक्त 3 महीने के अंदर ये रेट हो गया 236 हो गया, तो अब मेरी पेमेंट कितनी बन गई, 236 मिलियन की मेरी पेमेंट बन गई। तो मुझे तो बैठे बिठाए बगैर कुछ खाए पिए गिलास तोड़ा 12 ने 36 मिलियन का लॉस हो गया एक्सचेंज का, है ना, 3.5 करोड़ प्लस बैठे बैठे, है ना। सिर्फ किस वजह से, अब मैं वही $1 मिलियन जो मैं 3 महीने बाद ही पेमेंट थी मेरी, मैंने तो अपने हिसाब से कॉस्टिंग की हुई थी कि भाई 200 का डॉलर है, मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ, अचानक से जी 6% 8% डिप्रिशिएट हो गया,
और पता चला जी मेरा बेड़ा गर्क हो गया, है ना। सो दिस इज एक्सचेंज, एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट, है ना। ऐसे ही अगर रुपी अप्रिशिएट हो जाए तो फिर एक्सपोर्टर्स के लिए, ये इम्पोर्टर के लिए मसला है। तो जो चीज़ वेरी करती है वो एक एडवर्स वेरिएशन का रिस्क कैरी करती है, एंड दैट्स कॉल्ड इन हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसे हम कहते हैं ये एक रिस्क फैक्टर बन गया। जब एक चीज़ वॉलेटाइल है और वो वेरी कर रही है तो वो रिस्क क्रिएट करेगी। तो अब एक्सचेंज रेट रिस्क, रिस्क ऑफ एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट, ये आपको हर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एसेट या लायबिलिटी एक्सपोज करता है टू दैट रिस्क, राइट। एसेट साइड पर रिस्क ये होगा, या एक्सपोर्ट प्रोसीड साइड पे कि ये अगर आपकी प्रोसीड्स आ रही हैं और 236 है तो आप खुश हैं, फिर आपको ये होगा कहीं ये 180, 190 या 200 ना हो जाए तो मेरी रिसीट्स कम हो जाएंगी। तो पेमेंट साइड पे रुपी की डेप्रिसिएशन का रिस्क है ना, और रिसीट साइड पे रुपी की एप्रिसिएशन का रिस्क है। डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि मोर रुपी इक्वल टू $1, यानी रुपी अपनी कदर खो रहा है ना। एप्रिसिएशन का मतलब लेस रुपी इक्वल टू $1, राइट। तो हमें ये रिस्क रहता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, जिसे हम कहते हैं द रिस्क ऑफ एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट। अब इस रिस्क, ये एक बुनियादी रिस्क है, फिर इसके 3 बच्चे हैं, यानी समझें ये बड़ा शैतान और ये इसके छोटे शतुंगड़े। एक ट्रांजैक्शन रिस्क, किसी एक ट्रांजैक्शन पे पर्टिकुलर पे ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन हम रिस्क देखें। फिर एक ट्रांसलेशन रिस्क होता है, जैसे अकाउंटेंट हमसे बेहतर कौन समझता है इसको, जब आप ट्रांसलेट करते हैं रिजल्ट्स ऑफ अ ब्रांच और अ फॉरेन सब्सिडियरी तो उसका अकाउंटिंग जो एक्सचेंज लॉस आ जाए उसका रिस्क है। फिर एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसे बिजनेसमैन समझता है, वो है इकोनॉमिक रिस्क, कि ये एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट बहुत बिजनेसेस को फना कर देती है ना। कई बिजनेसेस आपके उड़ जाते हैं कि भाई जो कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बेस्ड होते हैं या उनके कंपटीशन में इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स होते हैं। तो ये इकोनॉमिक रिस्क क्या है कि परसिस्टेंट अगर एडवर्स रेट मूवमेंट हो गई, इट कैन erode your ability to continue as a going concern. It can erode your financial viability to an extent where you no longer be able to operate as a business. That's called economic risk. बंद कर सकते हैं आप। मतलब अगर आप रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो एक्सपोर्टर्स को तो ये फायदा है कि आपकी एक्सपोर्ट्स चीप हैं, so you can sell more, right? लेकिन अगर इम्पोर्ट डिनोमिनेटेड आप बिजनेस है तो इम्पोर्टर का तो बेड़ा, उसकी अच्छाई बुराई एक अलग चीज़ है कि यू वुड लाइक कि हाँ इम्पोर्ट बेस्ड बिजनेस कम हो जाए ताकि आपकी लोकल प्रोडक्शन सस्टेनेबल हो, लेकिन वो बिजनेस का तो बेड़ा गर्क हो गया ना, जो कि लोकल से कॉम्पीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अब आपकी है ना एक आध जो गाड़ियाँ हैं जो कितनी एक्सपेंसिव हो गई बिकॉज एक CKD की फॉर्म में आ रही थी और उन पे ड्यूटीज बढ़ गई एंड ऑल, यू नो, एक्सचेंज रेट का भी इम्पैक्ट आया, बाकियों का भी आया। तो मुख्तसर ये है कि ये इकोनॉमिक रिस्क भी क्रिएट करता है ये रिस्क। तो ये खतरा है, इस खतरे को हम पहचानते हैं, इस खतरे की डायमेंशंस देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट उस पर आते हैं कि इस खतरे से अपने आप को कैसे बचाएं। That's called hedging. Hedging means protecting yourself from a risk. फिर हम एक्सचेंज रेट रिस्क की हेजिंग पे आते हैं। जब हम हेजिंग पे आते हैं तो फिर हम हेजिंग से पहले हम ये भी पढ़ लेते हैं कोई नेचुरल वे ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है। नेचुरल वे ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, नेचुरल वे क्या है कि बगैर किसी टूल का सहारा लिए मैं नेचुरली मैनेज कर लूँ। तो उसकी पॉसिबिलिटीज भी डिस्कस करते हैं। वो ये है कि आप रुपी में इनवॉइसिंग कर लें तो एक्सचेंज रेट दूसरी पार्टी पे चला जाएगा। आप अपने सप्लायर से कहें कि भाई मुझे रुपी में इनवॉइस दो, कस्टमर को कहें कि मैं रुपी में पैसा दे लूँगा। लेकिन आप चूंकि इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं है और आपकी बार्गेनिंग पावर जनरली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो आपके लिए तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, वो यूरो में बैठा है, जापान में बैठा है, वो तो ये कर लेता है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन बहरहाल ये एक वे होता है कि यू स्टार्ट इनवॉइसिंग इन योर लोकल करेंसी एंड यू ट्रांसफर द रिस्क टू द काउंटर पार्टी। दूसरा ये होता है कि आप अपने कैश फ्लोज को फॉरेन करेंसी के अंदर ही टू द एक्सटेंट मैनेज करके एक नेचुरल हेज क्रिएट करें। ये नहीं अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपकी एक्सपोर्ट्स भी हो उसी करेंसी के अंदर हो, है ना। अगर आपकी रिसीट्स आ रही हैं तो कोशिश करें कि उस करेंसी में बोरिंग क्रिएट कर लें ताकि एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, ताकि रिसीट्स और वो बोरिंग क्या हो जाए, आपस में मैच हो जाए, लायबिलिटी एंड एसेट मैच हो जाए, है ना। तो कोशिश ये है कि आप नेचुरल में मतलब ये है कि अगर आपके $10 मिलियन की रिसीट्स हैं और साथ में आपकी $8 मिलियन की पेमेंट्स हो गई,
तो आप $2 मिलियन का साल का रिस्क रह गया ना, rather than कि आपको पूरा 10 मिलियन का होता है। 80% रिस्क क्या हो गया, नेचुरली हेज हो गया ना। तो ये कहलाती है नेचुरल वे ऑफ हेजिंग कि अगर आप एक फॉरेन कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं और आपको रिस्क है, तो फिर आप जिस करेंसी में एसेट्स हैं उसी में लायबिलिटी क्रिएट कर दें, या जिसमें लायबिलिटी है उसमें एसेट क्रिएट करने की कोशिश करें, सो दैट यू नेचुरली प्रोवाइड अ नेचुरल हेज टू योरसेल्फ। Many a time this is not possible, then you have to opt for hedging modes, है ना, वो टेक्निक्स या टूल्स जिनके थ्रू अपने आप को हेज करें। उसमें क्या है, सबसे पहला है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का जिक्र किया है पूरा डिटेल में। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ हेजिंग मोड्स क्या है, फिर एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे आसान फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है, फिर उसके बाद आती है आपकी मनी मार्केट हेज, फिर आती है आपकी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर आते हैं ऑप्शंस, और फिर आते हैं स्वैप्स। अब ये एक्सचेंज रेट रिस्क को पढ़ते हुए ये पढ़ने के बाद जब हम फ्यूचर्स पे आते हैं तो पहले स्टॉक फ्यूचर्स से स्टार्ट करते हैं, इक्विटी प्राइस रिस्क भी पढ़ते हैं, स्टॉक ऑप्शंस भी पढ़ते हैं। यहाँ पे हम इक्विटी प्राइस रिस्क भी कवर कर लेते हैं साथ साथ अलॉन्ग विद एक्सचेंज रेट रिस्क। फिर ये सब कंप्लीट करने के बाद जब हम एक एक करके अभी डिस्कस भी कर लेंगे ब्रीफली एक दो वेबिनार्स में। फिर हम इंटरेस्ट रेट रिस्क पे जाते हैं। फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए भी अलग अलग ये सारे मेथड्स हैं। तो जब हम एक्सचेंज रेट रिस्क की हेजिंग की बात कर रहे हैं तो ना सिर्फ हम एक्सचेंज रेट रिस्क की हेजिंग पढ़ते हैं, इसी के साथ हम इक्विटी प्राइस रिस्क को भी कवर कर लेते हैं। शेयर प्राइस रिस्क फ्यूचर्स के थ्रू कैसे कवर होता है, ऑप्शंस के थ्रू कैसे कवर होता है, क्योंकि इन मोड्स को हम शेयर्स प्राइस के थ्रू पढ़ना आसान है। जब इनके मोड मेथड समझ लेते हैं पूरा, तो फिर हम एक्सचेंज रेट रिस्क भी इसके थ्रू समझते हैं। तो दैट इज द कैनवस अबाउट फॉरेक्स, कि इसमें फिर हम हेजिंग पढ़ते हैं। हेजिंग में मैं अभी आज डिस्कस कर लूंगा ब्रीफली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर हम बाकी नेक्स्ट क्लास से कर लेंगे कि मनी मार्केट हेज पढ़ लें, मनी मार्केट को भी ब्रीफली वरना कर लेंगे, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स, फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क देखेंगे। फिर उसके बाद इसके और भी 2-4 और टॉपिक्स हैं, जैसे नेटिंग आती है, एक टॉपिक छोटा सा है, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जो इससे लिंक्ड है। और साथ में एक आध थ्योरीज भी हैं, यहाँ हम पढ़ते हैं। अगर मैं इस कैनवस को कंप्लीट करूं फॉरेक्स, ये हम एक्सचेंज रेट रिस्क की हेजिंग पढ़ रहे हैं, और यहां हम शेयर प्राइस रिस्क, इसको कैसे, इक्विटी प्राइस रिस्क, फेयर वैल्यू रिस्क, इसको भी कवर करते हैं ऑप्शंस और इसमें एक्सचेंज रेट रिस्क के साथ साथ। फिर इसमें जो 2-3 और टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, मैं लिख लेता हूं ताकि आपके पास एक कैनवस क्लियर हो। हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, साथ साथ पढ़ते हैं और हम परचेज पावर पैरिटी थ्योरी भी पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं नेटिंग को भी। नेटिंग का एक टॉपिक है, इट्स नॉट अ हेजिंग मोड, इट्स अ ट्रेजरी मैनेजमेंट टूल। इट्स अ ट्रेजरी मैनेजमेंट टूल। इसके क्या फ़वाइद हैं ये भी हम देखते हैं, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद हम इंटरेस्ट रेट रिस्क पढ़ते हैं कि इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है। ये मैं आज कैनवस कर रहा हूँ, पूरा एक लिख लेता हूँ ताकि आपके पास ये नोट हो कि इसके अंदर है क्या क्या। फिर हम एक एक करके इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, पहले हम इसे समझते हैं कि ये बोरिंग साइड पे रिस्क क्या है, लेंडिंग साइड पे रिस्क क्या है। फिर इसकी हेजिंग मोड्स पढ़ते हैं हम। फिर इसकी हेजिंग में हम पढ़ते हैं FRAs, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, IRF, फिर ऑप्शंस, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, और फिर स्वैप्स। ये पूरा है मिलके फॉरेक्स कैन रिस्क हेजिंग का कैनवस।
कि हम स्टार्ट करेंगे एक्सचेंज रेट की बेसिक से, आप लेक्चर्स में देखेंगे, फिर एक्सचेंज रेट रिस्क है क्या है, इसकी क्या डायमेंशंस हैं, फिर इसकी हेजिंग के मोड्स क्या हैं, फिर इसके साथ साथ इक्विटी प्राइस रिस्क के भी पढ़ रहे हैं साथ में इनके। जब आप मनी मार्केट हेज पढ़ते हैं तो यहीं या फॉरवर्ड में यहीं हम ये थ्योरी भी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम परचेज प्राइस पावर पैरिटी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं बाद में, फिर हम नेटिंग पढ़ लेते हैं, एक छोटा कॉन्सेप्ट है। फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क पे आते हैं, शेयर प्राइस, इंटरेस्ट रेट भी फ्लक्चुएट करते हैं ना, रेट जब ऊपर जाते हैं तो बोरिंग महंगी हो जाती है, डिपॉजिटर को फ़ायदा होता है, जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है उसकी इनकम बढ़ जाती है, लेकिन जो बोरोवर है उसका नुकसान हो जाता है। इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, बोरोवर का फ़ायदा हो जाता है, लैंडिंग साइड पे नुकसान होता है। बहरहाल रिस्क क्या है, बोरिंग साइड पे भी है, लैंडिंग पे जो चीज़ फ्लक्चुएट करेगी तो इंटरेस्ट रेट रिस्क क्रिएट करेगी। उससे अपने आप को कैसे बचाएं? फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट से, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऐसे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स होते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। फिर ऐसे ही इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, फिर इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हैं। स्वैप्स पे जनरली क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ये इनका एक फेवरेट एरिया है एग्जामिनर का, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। यहाँ एग्जामिनर के फेवरेट एरियाज में ऑप्शन, स्वैप्स, स्वैप यहाँ नहीं है ज़्यादा फेवरेट, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मनी मार्केट भी आता है, तो ये 3 फेवरेट एरियाज हैं जनरली हेजिंग के क्वेश्चंस के हवाले से। मनी मार्केट, फ्यूचर्स, सबसे ज़्यादा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, यहाँ ये फेवरेट एरिया है, बाकी कम आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन बहरहाल ये सब हमने पढ़ने हैं। तो ये पूरा कैनवस है आपका फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग का। इसकी एक तस्वीर लें, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्कशन। अभी हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ वो इसलिए बेचेगा कि वो ऐसा नहीं है कि वो आपको बेच के और फिर मस्जिद जाएगा, इतिकाफ में बैठ जाएगा कि अल्लाह डॉलर ना बढ़े और मेरा फ़ायदा हो जाए, है ना। वो क्या करता है, वो अपनी पोजीशन क्लोज आउट करता है, ठीक है। जब आपको बेचता है ना तो किसी से उसने फॉरवर्ड में बाय भी किया होता है, बैंक इज इन द बिजनेस ऑफ इट, एंड दैट्स कॉल्ड कि वो अपनी वो नेट ओपन पोजीशन नहीं छोड़ता, नेकेड एक्सपोजर नहीं लेता। अगर उसने आपको फ्यूचर में सेल किया है 240 पे, तो उसने कहीं फ्यूचर में किसी से बाय भी किया है 238 पे, ठीक है। वो एक्सपोजर को ओपन नहीं छोड़ता बैंक। फिर ये बैंक की ट्रेजरी का काम ही यही है, ठीक है। वो जब एक पोजीशन लेगा साइमल्टेनियसली दूसरी पोजीशंस भी ले लेगा, ठीक है। या तो उसके पास मौजूद होगा तो वो करेगा, है ना, या वो फ्यूचर की साइमल्टेनियस पोजीशन लेगा। इसीलिए एनओपी की रिपोर्टिंग स्टेट बैंक को होती है, एक्सेस एक्सपोजर तो नहीं ले रहे, नेट ओपन पोजीशन कितनी है उसकी लिमिट्स डिफाइंड होती हैं, ठीक है। तो चूंकि आप एज ए कस्टमर को देखे ना, एक आपकी इंपोर्ट की एलसी या पेमेंट नहीं है, फिर उसके पास कोई रिसीट्स भी आ रही होती हैं, या वो फिर फॉरेक्स की मार्केट में जाके जो है ना उस मार्केट में बाय या सेल करता है, तो अपने पोजीशन को, एक्सपोजर को क्लोज आउट करता है। वो आप एज एन इंडिविजुअल आपको नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि आपने एक ट्रांजैक्शन की है, लेकिन उसकी ट्रेजरी बैठ के सारे ब्रांचेस का वो एनालिसिस करती है। फिर फॉरेक्स की पूरी डेस्क होती है, डीलर्स होते हैं जिनकी पैदाइश का वहाँ मकसद ही यही होता है कि इस रिस्क को और उसको मैनेज करें। और अभी तो बड़ा पैसा बनाया है उन्होंने जब ये डॉलर वो डेप्रिशिएट हुआ है। हमारे यहाँ तो रेगुलेशन नहीं है, वरना तो आप जाके बैंक की फॉरेक्स इनकम देखें ना, 50-60% बढ़ी है अभी पिछले दिनों में। तो ये पैसा अल्टीमेटली कंज्यूमर्स ने ही दिया है ना भाई। एक एनालिसिस हमारे एक दोस्त ने बनाया था, तो अगर मेरे पास हो कहीं व्हाट्सएप पे तो मैं शेयर करूं कि कितनी बैंक्स की फॉरेक्स की इनकम बढ़ी है। फिर बीच में डॉलर बढ़ा था और उन्होंने जो है ना एकदम रेट बढ़ा दिए थे और हायर रेट पे एलसीज ओपन कर रहे थे। एट द एंड इट्स अ जीरो सम गेम, somebody loses and somebody gains। बैंक अपना बीच में जो है ना वो अपना बाद औकात लॉसेस भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बाद औकात लॉसेस भी हो जाते हैं, लेकिन जनरली वो अपनी पोजीशन को क्लोज आउट करके चल रहे होते हैं। वेरी ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को आज, फिर वहीं पे इसको क्लोज करेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सबसे आसान एंड मोस्ट readily and widely available and widely used method of hedging है। सबसे ज़्यादा आसान भी है, readily available भी होता है जनरली, और widely used है। forward contract simple क्या है, is locking yourself in a forward rate। तो इसमें बेसिकली हम अगर ये समझ लें कि रेट्स दो तरह के होते हैं, एक स्पॉट रेट्स,
फॉर इमीडिएट ट्रांजैक्शन, रेडी ट्रांजैक्शन और एक फॉरवर्ड रेट्स। तो बात खत्म हो गई। फॉरवर्ड रेट्स ये हैं, दे आर द रेट्स, दीज आर द रेट्स कोटेड टुडे फॉर अ ट्रांजैक्शन टू अकर एट अ पर्टिकुलर फ्यूचर डेट। ये 7 डेज के, अगर आपने बैंकिंग में डीलिंग की हो, 7 डेज फॉरवर्ड होते हैं, 1 मंथ फॉरवर्ड, 3 मंथ फॉरवर्ड, 6 मंथ फॉरवर्ड, 9 मंथ फॉरवर्ड एंड सो ऑन, है ना। मतलब ये से पे आज सपोज करें आज है 1 सितंबर, तो आज ही की तारीख में अगर मेरे पास 1 मंथ फॉरवर्ड का रेट कोट हो रहा है तो वो 1 अक्टूबर या 30 सितंबर की ट्रांजैक्शन का रेट है ना। जो कोट 1 सितंबर को हो रहा है तो ये 1 अक्टूबर की ट्रांजैक्शन, ये 3 महीने बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 दिसंबर की ट्रांजैक्शन का ये रेट है, लेट से, है ना। यानी आज की तारीख में एक रेट कोट हो रहा है कि अगर आपने 1 अक्टूबर को एक ट्रांजैक्शन करनी है तो इस रेट पे कर लें आप मुझसे, आज आप लॉक हो जाएंगे उस पे। या 1 दिसंबर है तो आप 1 दिसंबर के रेट पे लॉक हो गए। उससे क्या होगा कि एक बार आप इस रेट में लॉक हो गए तो इट्स अ बाइंडिंग रेट। लेट सपोज करें आज है स्पॉट में डॉलर है ₹236 का, और 1 अक्टूबर का कोई आपको रेट कोट कर रहा है ₹238, और 3 महीने बाद का कर रहा है ₹241, राइट। तो 1 सितंबर ही को ये कोट कर रहा है फॉर अ ट्रांजैक्शन। तो आप इस रेट में जब लॉक हो गए तो 1 अक्टूबर को रेट 220 हो जाए या 260 हो जाए, आपका इश्यू नहीं है, आपको इसी रेट पे डॉलर मिलेगा। 1 सितंबर को डॉलर 200 पे आ जाए, बहुत अच्छी सिचुएशन हो जाए, 270 पे पहुंच जाए, आपको इसी पे मिलेगा। आपका पीस ऑफ माइंड ये है कि यू आर आउट ऑफ द वॉलेटिलिटी नाउ, यू हैव लॉक्ड योरसेल्फ इनटू अ रेट for your transaction going to occur at a future date. Once you lock yourself into that rate, then the spot movement of the exchange rate, it becomes irrelevant for you, है ना। कि रोज सुबह उठ के आप ये नहीं देख रहे कि डॉलर बढ़ेगा, डॉलर घटेगा, डॉलर बढ़ेगा, डॉलर घटेगा, है ना। इस टेंशन में नहीं है आप, so you can plan yourself better, right? And that's the reason many companies have this policy कि यार beyond this level जो transaction होगी उस पर हम कर लेंगे ताकि हम इस वॉलेटिलिटी से बाहर आ जाए। मैं 3 महीने तक रोज बैठ के ये सोचूंगी आज ये हो गया, आज ये हो गया। मैंने इसमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। हेजिंग मतलब दोनों साइड है। 220 हो गया तो आप उस फेवरेबल मूवमेंट से फायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। लेकिन अगर 260 हो गया तो भी आप हेज लेना। ब्यूटी इसकी ये है कि आपने 1 सितंबर को प्लानिंग कर ली, क्या है 241 की मुझे ये पेमेंट होगी तो मैं इसके हिसाब से अपनी प्राइसिंग कर लूँ, अपनी चीजें कर लूँ, तो आपने उसको मैनेज कर लिया। rather than you are volatile and you are not able to take decision, right? तो ये फॉरवर्ड रेट्स हैं। फिर इस फॉरवर्ड रेट्स की जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज लॉकिंग योरसेल्फ इनटू दिस रेट। इसमें बैंक ने जो चार्ज करना होता है वो जनरली इसी रेट में बिल्ट होता है, कोई एक्स्ट्रा फी नहीं होती इसकी। अभी आपने अपफ्रंट जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, और उसके बाद यू गेट योरसेल्फ लॉक्ड। ऑफ कोर्स ऐसे ही कोई वॉक इन चला जाएगा उसको नहीं कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, रिलेशनशिप हो, कोई जेन्युइन ट्रांजैक्शन हो एंड ऑल, वो एक अलग एलिमेंट्स हैं डॉक्यूमेंटेशन के एंड ऑल। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है क्लोज आउट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आपने एक ट्रांजैक्शन कर ली और आपने कहा जी मेरी $1 मिलियन की एक पेमेंट है, और वो पेमेंट होगी, और ये मैंने 1 दिसंबर की $1 मिलियन की पेमेंट अपने जहन में रखी 1 सितंबर को, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया। मुझे पता है मैंने 241 मिलियन पीकेआर की पेमेंट कर दी। अचानक से गवर्नमेंट ने कॉस्मेटिक्स और लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पर बैन लगा दी। अब बैन लगा दी तो माल ही नहीं आएगा, तो पेमेंट ही नहीं होगी। अब क्या करें जी? अब आप बैंक के पास जाके नहीं कहते बैंक मैं नहीं खेल रहा, मेरी पेमेंट नहीं होगी, एज एन एग्जाम्पल। या आपका माइंड चेंज हो गया, सप्लायर ने कहा जी आपकी रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन का माल हम नहीं बना पा रहे, या डिलेज हैं 6 महीने बाद आएगा, तो अब क्या होगा? अब ये ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज नहीं होगी। जब ये मटेरियलाइज नहीं होगी तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसे फिर भी क्लोज आउट करना पड़ेगा। क्लोज आउट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरवर्ड्स, क्योंकि ये बाइंडिंग ट्रांजैक्शन है। बैंक कहेगा यू हैव कॉन्ट्रैक्टेड
to buy $1 million at the rate of 241 and pay how much? 241 million PKR. ऐसे ही है। तो ये तो करना है। अगर आपके पास डॉलर नहीं आए तो इसे क्लोज आउट करने के लिए आप ऑपोजिट ट्रांजैक्शन करते हैं। हमेशा आप क्या करते हैं? ऑपोजिट ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है बाय और आप बाय नहीं कर पा रहे ऑफ सिमिलर क्वांटिटी का जो भी आपने क्लोज आउट करनी है, तो यू विल सेल अगेन $1 million एट जो भी उस वक्त प्रिवेलिंग रेट है जिस वक्त आप क्लोज आउट कर रहे हैं। पहले से ही कर रहे हैं तो लेट सपोज करें आपको ये 1 नवंबर को पता चल गया कि 1 दिसंबर की पेमेंट नहीं होनी, तो 1 मंथ फॉरवर्ड पे जाके उसे सेल कर देंगे। और 1 दिसंबर ही को पता चला तो 1 दिसंबर को बैंक के पास चले गए कि भाई मैं क्लोज आउट कर रहा हूँ, मेरे पास डॉलर नहीं आ रहे, मैं डॉलर की पेमेंट नहीं करनी मैंने, तो बैंक कहेगा आपने ऑलरेडी बाय किए हुए, आप मुझे ही सेल कर दें एट जो भी रेट होगा। क्लोज आउट जरूर होगा। अगर तो वो रेट हो गया 250 तो आपके बैठे बैठे फायदे हो गए 250 मिलियन और आपको 9 मिलियन का हो गया गेन। और अगर ये 220 हो गया तो हो गया आपका 21 मिलियन का लॉस। गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, बट दिस हैज टू बी क्लोज्ड आउट। ये समझना है। ये स्पॉट रेट होगा, ये स्पॉट होगा अगर 1 दिसंबर को क्लोज करने जा रहे हैं। अगर 1 नवंबर को खड़े होकर पता चल गया हो तो 1 दिसंबर का इंतजार ना करें। फिर 1 नवंबर को 1 दिसंबर कितना आगे? 1 महीना, तो 1 मंथ फॉरवर्ड पे सेल कर देंगे। यानी इफेक्टिवली 1 दिसंबर की तारीख में 2 ट्रांजैक्शन हो रही होंगी। जो बाय किया है वो होगा ही होगा। वो बैंक कहेगा इसको नलिफाई करने के लिए, नलिफाई के लिए वर्ड यूज कर रहा है क्लोज आउट, तो क्लोज आउट करें आप, क्योंकि मैं आपके लिए पोजीशन ले चुका हूं, तो ये तो ऑनर होगी, तो इसकी एक दूसरी ट्रांजैक्शन होगी। आज मुझे ही सेल कर दें, 1 दिसंबर की तारीख में मुझे सेल कर दें। अगर 1 नवंबर को देख रहे हैं तो फिर 1 महीने फॉरवर्ड में सेल करेंगे। 1 दिसंबर को बैंक के पास गए तो उसी दिन स्पॉट पे सेल करेंगे। 1 अक्टूबर को बैंक के पास गए तो 2 मंथ फॉरवर्ड में सेल करेंगे। जैसे ही आपको पता चलेगा आप जाके क्या करेंगे? इसे क्लोज आउट कर देंगे। और अगर आप खुद नहीं गए तो बैंक फोर्स क्लोजर कर देगा इसका उस दिन। जी बैंक करेगा उस दिन के पब्लिश्ड होते हैं नेचुरली, लेकिन अब वो रेट बढ़े हुए होंगे तो आपको फायदा हो रहा होगा, रेट कम हो गए तो फिर ऐसे ही अगर आपने फॉरवर्ड में सेल किया हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे? आप बैंक से कहेंगे, बैंक कहेगा जी आप मुझे सेल नहीं कर रहे, आपके पास आए नहीं है डॉलर, तो मुझसे बाय करके मुझे सेल करें, लेकिन ये जो फॉरवर्ड की ट्रांजैक्शन है ये क्लोज आउट होना जरूरी है। यू कांट लीव इट ओपन, है ना, क्योंकि ये बाइंडिंग ट्रांजैक्शन है। ये इसकी खास बात है। इज अनलाइक ऑप्शन। नहीं पसंद आया? ऑप्शन है ना, वर्ड ऑप्शन का मतलब ही ऑप्शन है। आप यू अलाउ इट टू लैप्स, फॉरवर्ड में यू कांट अलाउ इट टू लैप्स, इट हैज टू बी क्लोज्ड आउट। सर ये जो फॉरवर्ड रेट होते हैं बैंक जब आपको देते हैं ये रेगुलेट होती है किसी या नहीं, बैंक अपने ये रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन ये होते क्या है कि बेस्ड ऑन सर्टेन, एक जैसे आप कहते हैं हम इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी है, किसी थ्योरी की बेस पे, किसी लॉजिक की बेस पे वो करता है। वो फिर ये कि कंपटीशन आल्सो रेगुलेट्स। एक बैंक बहुत ज्यादा कोट करेगा, दूसरा कम करके, तो आप 2-3 जगहों से लेते हैं। तो ये है अबाउट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ हेजिंग। इसमें इंपॉर्टेंट एरिया इसका ये समझना है कि स्पॉट और फॉरवर्ड रेट्स होते हैं, ये आसान है। फिर क्लोज आउट वाला एक प्रोसेस है जो आपको समझना है। इसी पे क्वेश्चन जब आते हैं फॉरवर्ड के, जो भी ऐसा भी हुआ है कि एक 15-20 मार्क का सिर्फ फॉरवर्ड पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसने मल्टीपल सिनेरियो बना दी है आपको कि ये ट्रांजेक्शन होनी थी, फिर ये ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो ये फिर बाद में हो गई तो क्या होगा, तो एक क्लोज आउट होगा, फिर दूसरा फॉरवर्ड लेंगे आप, सो ऑन। जनरली फॉरवर्ड पे कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं होती, लेकिन कभी कभी आप यू पे अ सर्टेन कमीशन व्हिच इज वेरी वेरी लो, है ना, व्हिच इज 0.01% या 0.1%, व्हिच इज अगेन वेरी स्मॉल। तो वो क्वेश्चन बता देगा, नहीं बताया तो आपने कोई कॉस्ट नहीं लेनी। तो विद दिस अब मुझे बताइए इफ देयर आर एनी क्वेश्चन, सो आई एम हियर टू आंसर। इस टॉपिक से, किसी पिछले टॉपिक से मुताल्लिक कोई भी चीज डिस्कस करनी है, सो वी spend 5-10 minutes on answering your questions if there are any, and then सर पिछली टॉपिक की क्विज वेबिनार जो है
एक्स्ट्रा होना चाहिए ताकि हम, क्योंकि वो काफी लोड हो गया है हाँ तो लेक्चर भी कंप्लीट। ठीक है। अब इसमें ऐसा होगा कि अगले हफ्ते जो संडे है उस पर तो मैं क्लास लूँगा, फिर एक आध संडे में ना नहीं ले सकूँगा क्लास क्योंकि मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आपको टाइम मिल जाएगा फिर, ठीक है ना। फिर लेकिन छुट्टी एक ऐसी चीज़ है क्लास की या ऑफिस की ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पे हो आप एंजॉय करते हैं उससे, है ना। तो आपको एक हफ्ता बीच में छुट्टी मिलेगी इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट संडे वील हैव अ क्लास, फिर संडे को ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो फिर अगला एक संडे हम मिस कर देंगे। कोशिश हम ये करेंगे कि हम अक्टूबर 15-20 तक अपने वेबिनार्स कंप्लीट कर लें, ताकि आप भी अपना टारगेट ये रखें कि एंड ऑफ अक्टूबर तक या 3rd वीक ऑफ अक्टूबर तक आप कोशिश करें, मैक्सिमम 4th वीक ऑफ अक्टूबर कि आप अपनी एक बार सिलेबस को कवर कर लें, सो दैट नवंबर यू शुड कीप फॉर योर रिवीजन। हम कोशिश करेंगे कि नवंबर के 1st वीक में आपका फिर एक फुल मॉक हो जाए, 1st या 2nd वीक डिपेंडिंग ऑन हाउ यू प्रिपेयर। अभी एक सितंबर के एंड में जब मैं ये नहीं हो रहा हूँगा तो हम एक आपका पीछे मॉक ले लेंगे जिसमें एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, लीज बोरो, शेयर वैल्यूएशन एंड M&A, ये 4 टॉपिक्स अगर आप कर लें, फिर लास्ट मॉक जो हम कर लेंगे उसमें हम फॉरेक्स और बाकी टॉपिक्स भी ऐड कर देंगे, तो एक कंप्लीट मॉक हो जाएगा आपको। वेबिनार से जब एंड हो जाए तो उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हमें आती है तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, फिर भी हम वंस इन अ वीक तो यहाँ आते ही हैं, हम आधा पौना घंटा ऐसे ही हम जनरल डिस्कशन कर सकते हैं। कोई टॉपिक आपको रिवीजन चाहिए मैं रिवाइज करा दूंगा, कोई Q&A हो, अंटिल द एंड हम वंस इन अ वीक मिलते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। वैसे भी फिर आखिरी दिनों में आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, खामोशी है आज, यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा वेबिनार हो गए या इतना अच्छा पढ़ा दिया कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो वील मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे। अंटिल देन अपना ख्याल रखें और तैयारी अब भरपूर एक्सेलरेटर पे पैर रख के करें। थैंक यू।